हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेस बाय जेएससी। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो 4 जनवरी 2021 को एनटीपीसी का पेपर हुआ था, उसकी दोनों शिफ्टों के बारे में हमने जो जीएस के जितने भी प्रश्न हैं उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो 5 जनवरी 2021 को एनटीपीसी का पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है उसके जीएस के क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं और उसके साथ साथ ही उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं या फिर एग्जाम में आगे पूछे जा सकते हैं उन सब के बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बान की मून। जो बान की मून थे वो संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव थे। ठीक है, बात करें संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव की तो वो है एंटोनियो गुटेरेस। जो एंटोनियो गुटेरेस हैं वो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं, जो कि कहाँ के निवासी हैं? पुर्तगाल के निवासी हैं। कहाँ के? पुर्तगाल के यह निवासी हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कैसा संगठन है? वह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जिसको के संक्षिप्त रूप से सना बोलते हैं। मतलब कई जो न्यूज़पेपर हैं वो अक्सर संयुक्त राष्ट्र न लिखकर इसको सरा बोलते हैं, मतलब संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, और यह क्या क्या कार्य करता है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कार्य करता है, आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक प्रगति के लिए, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्य करता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 25 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी इसकी स्थापना? 25 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसीलिए 25 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 25 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय कुल 50 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। कितने देशों ने? कुल 50 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उस समय टोटल 51 देश वहाँ मौजूद थे। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी वहाँ टोटल 51 देश मौजूद थे, लेकिन इसमें से एक पोलैंड देश ही ऐसा था, पोलैंड देश ही एक मात्र देश था कि जिसने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। ठीक है, तो इस प्रकार कुल 50 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य देश हैं। कितने देश हैं वर्तमान में? 193 सदस्य देश। ठीक है, और इसका जो नवीनतम 193वां देश है वो है दक्षिणी सूडान। कौन सा है? जो दक्षिणी सूडान है वो इसका नवीनतम देश है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान में से एक है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तुम्मालपल्ली की खान। जो तुम्मालपल्ली की खान है वो दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम की खदान में से एक है। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी यूरेनियम की खानों में शुमार है उनमें से यह एक है, और जो कि भारत में स्थित है। और भारत में भी कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। यह कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में यह स्थित है। ठीक है, अच्छा बात करें जादूगोड़ा की खान, तो जादूगोड़ा की खान भी भारत की काफ़ी ज़्यादा फेमस यूरेनियम की खदान है, जो कि झारखंड जिले में कहाँ स्थित है? यह झारखंड के सिंहभूम जिले में। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। झारखंड ने देगा, सिंहभूम दे देगा, तो सिंहभूम भी याद रखना है कि जादूगोड़ा की खान कहाँ है? सिंहभूम झारखंड में स्थित है। ठीक है, और ये भटिन खदान है, ये भी झारखंड में ही स्थित है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये रहा कि तुम्मलपल्ली की खदान भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कड़पा में स्थित है, तुम्मलपल्ली गांव में है। आंध्र प्रदेश में भी कहाँ पे है? जो कड़पा में एक गांव है तुम्मलपल्ली गांव, वहाँ पे यह तुम्मलपल्ली की खदान स्थित है, जो कि एक यूरेनियम की खदान है। ठीक है, जादूगोड़ा की खान कहाँ है? ये झारखंड के सिंहभूम जिले में है, और यह भी एक यूरेनियम की खदान है। किसकी खदान है? यूरेनियम की खदान है। ठीक है, अच्छा जादूगोड़ा की खान से 3 किलोमीटर दूर झारखंड में ही भटिन खदान है। ठीक है, और यह एक अंडरग्राउंड है। कैसी खदान है? यह एक भूमिगत खदान है, अंडरग्राउंड खदान है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तंजावुर के किस मंदिर में चोल वास्तुकला है और इसे सम्राट राजराजा ने बनवाया था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बृहदेश्वर। जो बृहदेश्वर मंदिर है तंजावुर का, वह एक चोल साम्राज्य का मंदिर है और जिसको सम्राट राजराजा फर्स्ट ने बनवाया था। ठीक है, इसलिए इस बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राजराजेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। और यह कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तंजावुर। और यह बाकी के जितने भी मंदिर हैं वो भी साउथ में, मतलब तमिलनाडु में यह मंदिर स्थित हैं। ठीक है, कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तो चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शहर राज्य की लगभग आधी सूती मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। मतलब ये पूछ रहा है कि अधिकांश भारत की जो अधिकांश सूती मिलें हैं वह किस राज्य में स्थित हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कोयम्बटूर में। जो तमिलनाडु का कोयम्बटूर है वहाँ पे आधी से ज़्यादा मतलब सूती मिलें यहीं स्थित है, कोयम्बटूर में। ठीक है, इसलिए इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कई सारी सूती मिल हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बर्दवान का राजा कौन था जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जो तेजचंद बर्दवान का राजा था। कब राजा था कि जब भारत में स्थायी बंदोबस्त नीति लागू की गई थी तब जो बर्दवान का राजा था तेजचंद। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न अक्सर ऐसा होता है कि हम पढ़ते नहीं हैं लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न भी याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि 1967 में भारत में पहला प्रायोगिक उपग्रह दूरसंचार पृथ्वी स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद। जो भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह था अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। ठीक है, कब? 1967 में, ये याद रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वह भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है क्या कहलाती है। मतलब वह भूमि जो एक या एक से कम वर्ष के लिए कृषि के लिए छोड़ दी जाती है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वर्तमान परती। ऐसी ज़मीन को क्या बोलते हैं? ऐसी ज़मीन को वर्तमान परती के नाम से जाना जाता है। कैसी ज़मीन को? जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए छोड़ दी जाती है बिना खेती किए। ठीक है, उसको वर्तमान परती बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, कृषि योग्य बंजर भूमि किसे बोलते हैं कि कृषि योग्य बंजर भूमि वह जमीन होती है जिसे 5 या उससे ज़्यादा सालों तक खेती के लिए छोड़ दिया गया हो। मतलब 5 या उससे ज़्यादा वर्षों तक उसको खेती के लिए छोड़ दिया गया हो, उसको कृषि योग्य बंजर भूमि बोलते हैं। ठीक है, जो कृषि योग्य बंजर भूमि है उसको भूमि उद्धार तकनीक से, किससे? कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको सुधार कर कृषि के अनुकूल बनाया जा सकता है। जो कृषि योग्य बंजर भूमि होती है उसमें आजकल तो कई सारी टेक्निक चल रही हैं जो भूमि उद्धार की टेक्निक को यूज करके इसको कृषि योग्य बनाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा बात करें बंजर भूमि की, तो बंजर भूमि कौन सी भूमि होती है? तो बंजर भूमि से तात्पर्य है कि ऐसी भूमि जिस पर किसी भी तरह की खेती करना असंभव है। मतलब वहाँ पे खेती, कोई भी खेती कर दो वहाँ पे कोई फसल होगी नहीं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बंजर भूमि। बंजर भूमि को, अच्छा हम कृषि योग्य जो बंजर भूमि होती है उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से कृषि के योग्य बना सकते हैं, लेकिन बंजर भूमि ऐसी भूमि है कि उसको किसी भी तकनीक के माध्यम से कृषि के लिए अनुकूल नहीं किया जा सकता। ठीक है, बंजर भूमि को आम तकनीकों से कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता है और बंजर भूमि पर किसी भी तरह की फसल नहीं उगाई जा सकती है। ठीक है, तो बंजर भूमि कैसी भूमि हो जाती है? जैसे कि पहाड़ी भूभाग हो गए, मरुस्थल हो गए, खड्डे मतलब गड्ढे वगैरह हो गए, ये सभी बंजर भूमि के ही रूप होते हैं। ठीक है, अच्छा शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, मतलब देश का जो जितना भौगोलिक क्षेत्र है उसका वह प्रतिशत जिस पर फसलें उगाई जाती हैं या जिसको निवल बोया गया क्षेत्र भी बोलते हैं। मतलब शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या है कि देश के जितने एरिया पर फसलें उगाई जाती हैं उसको शुद्ध बोया गया क्षेत्र बोलते हैं या इसको निवल बोया गया क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न हो सकता है आगे इनसे कोई रिलेटेड पूछ ले। पिछली बार वर्तमान परती पूछा था, तो हो सकता है कृषि योग्य बंजर भूमि या शुद्ध बोया गया क्षेत्र या निवल बोया गया क्षेत्र, इनसे रिलेटेड भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कब स्थापित किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल। जो औपनिवेशिक शासन था उसको सबसे पहले बंगाल में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? बंगाल में औपनिवेशिक शासन को सबसे पहले स्थापित किया गया था। ठीक है, तो देखिए बंगाल में औपनिवेशिक शासन की स्थापना सन 1757 में हुई थी। कब हुई थी? 1757 में सबसे पहले जो अंग्रेजों ने अपना जो शासन स्थापित किया था वो बंगाल में ही किया था। ठीक है, 1680 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने मुगल बादशाह औरंगजेब से व्यापारिक चार्टर हासिल किया था। मतलब 1680 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस समय हमारे भारत का जो राजा था वो था औरंगजेब। उसने भारत से
राजा से जो व्यापार करने का जो चार्टर था, व्यापार करने का जो एक तरह से अधिकार था, वो उससे प्राप्त किया था। ठीक है। और 1757 में ही जब अंग्रेजों ने मराठाओं को हराया तो उन्होंने बंगाल पर अपना शासन कर लिया, मतलब अधिकार जमा लिया, कब्जा कर लिया था उन्होंने बंगाल पर 1757 में। और इसी प्रकार बंगाल में सबसे पहले अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई थी। ठीक है। और बंगाल पर जब अंग्रेजों ने कब्जा किया था तो कब्जे के बाद ब्रिटिशों ने फोर्ट विलियम में अपना मुख्यालय स्थापित किया था। ठीक है। फोर्ट विलियम कहाँ है? कोलकाता में। तो कोलकाता में इन्होंने अपना पहला मुख्यालय स्थापित किया था। ठीक है, 1757 में। अगला प्रश्न है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1953 में। जो भारत में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, जिसने कि सिफारिश की थी राज्यों को उनके जैसे कि भाषाई आधार पर या क्षेत्र के आधार पर उनको विभाजित कर, मतलब बनाने की, राज्य बनाने की इसने सिफारिश की थी। किसने? राज्य पुनर्गठन आयोग ने। ठीक है, देखिए बात करें राज्य पुनर्गठन आयोग की तो इसका गठन 22 दिसंबर 1953 को हुआ था। कब हुआ था? 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। और इस आयोग का गठन किसके लिए किया गया था? कि राज्य की सीमाओं को फिर से तय करने और भाषा आधारित राज्यों के मामलों को सुलझाने के लिए। मतलब उस समय राज्यों में ये स्थिति पैदा हो गई थी कि जिस राज्य की, मतलब जो लोग अधिकांश भाषा बोलते हैं, तो सब लोग यही चाह रहे थे कि हमारी भाषा के लोगों के लिए एक अलग से राज्य बनाया जाए। ठीक है, तो इसलिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी कि जो लोगों के जो मामले हैं भाषाई आधारित या सीमाओं से आधारित, उनको सुलझाया जाए, उन मुद्दों को सुलझाया जाए। ठीक है। अच्छा, इस आयोग में कितने सदस्य? इस आयोग में टोटल 3 सदस्य थे। ठीक है, कितने सदस्य थे? इसमें टोटल 3 सदस्य थे, जिसके हेड थे फजल अली। कौन थे इसके हेड? फजल अली थे। इसलिए इस आयोग को फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। जो फजल अली कौन थे? वो आयोग के अध्यक्ष थे और उस समय जो सुप्रीम कोर्ट था अपना, उसके रिटायर्ड जज भी थे, जो CJI थे, रिटायर्ड CJI। ठीक है। अन्य सदस्य थे इसके KM पणिक्कर और HN कुंजरू। ये प्रश्न पूछा गया है, सदस्यों से रिलेटेड, तो इसको याद रखना है। ठीक है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1955 में। यह आयोग बना तो 1953 में था, लेकिन 30 सितंबर 1955 में, लगभग 2 साल बाद इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में राज्यों के पुनर्गठन के लिए सिफारिशें दी गई थी। क्या किया गया था? इसमें राज्यों को पुनर्गठित करने के लिए कुछ सिफारिशें दी गई थी। और नवंबर 1956 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था उसको पारित कर दिया गया। जो राज्य के लिए उन्होंने सिफारिश दी थी, वो जो अधिनियम बनाया था उसको नवंबर 1956 में पारित कर दिया गया। और इस अधिनियम के तहत ही, जब ये अधिनियम पारित हो गया तो इसके तहत ही जो भारत के राज्य थे उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। जो भारत की जितनी भी सीमाएं थी उसमें से टोटल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया गया। ठीक है, किसे? राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिशों से। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डेंड्राइट। कौन सा? जो न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होता है वो हमारे शरीर में जितनी भी जो सूचना आती है दिमाग में उन सबको प्राप्त करता है। कौन सा भाग? डेंड्राइट। ठीक है, तो चलिए जानते हैं न्यूरॉन के बारे में। देखिए, जो न्यूरॉन है जिसको तंत्रिका कोशिका के रूप में भी जाना जाता है, यह मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र में कोशिका है जो हमें सोचने, महसूस करने और चलने के जो मतलब संकेत हैं उनको भेजती है और प्राप्त करती है। और न्यूरॉन क्या है? एक मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिका है जो कि हमें सोचने के लिए, महसूस करने के लिए, चलने के लिए संकेत भेजती है और इसी के द्वारा संकेतों को प्राप्त किया जाता है। लेकिन इसके अलग अलग कई भाग हैं कि इसका न्यूरॉन का कोई भाग है संकेत भेजता है, कोई भाग है संकेत ग्रहण करता है। ठीक है, न्यूरॉन्स के कितने भाग होते हैं? न्यूरॉन्स के 3 भाग होते हैं। ये प्रश्न बन सकता है कि न्यूरॉन के कितने भाग होते हैं? न्यूरॉन्स के कुल 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? कोशिका शरीर, अक्षतंतु और डेंड्राइट्स। ठीक है, जो कोशिका शरीर होता है वो केंद्रक होता है। कोशिका शरीर में क्या होता है? केंद्रक होता है, जो कोशिका की गतिविधियों और आनुवांशिक सामग्री को नियंत्रित करता है। कौन? कोशिका शरीर। ठीक है। अच्छा, अक्षतंतु क्या करता है? अक्षतंतु कोशिका से संदेश भेजता है, कोशिका से संदेश को भेजता है, और जो डेंड्राइट है वो संदेशों को प्राप्त करता है। ठीक है, तो अक्षतंतु क्या करता है? कोशिका से संदेशों को भेजता है और डेंड्राइट संदेशों को प्राप्त करता है।
न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए एक साइनप्स के माध्यम से, जिसको सिनेप्स भी बोला जाता है, साइनप्स के माध्यम से न्यूरोट्रांसमीटर नामक रसायन भेजते हैं। जब न्यूरॉन्स क्या होता है कि जो कोशिकाओं से किसी से संवाद करना होता है तो वो एक न्यूरोट्रांसमीटर नामक एक रसायन भेजते हैं, जो पास के न्यूरॉन्स के एक्सॉन और डेंड्राइट्स के बीच एक छोटा सा स्थान होता है। जो न्यूरॉन ट्रांसमीटर क्या होता है कि न्यूरॉन्स के एक्सॉन होते हैं और डेंड्राइट्स होते हैं, उनके बीच का एक स्थान होता है। ठीक है, तो ये था न्यूरॉन्स के बारे में, जो कि प्रश्न बनने की संभावना है इससे। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जो इंटेलिजेंस कोशेंट। जैसा कि स्पीड होती है, कंप्यूटर में स्पीड होती है, कंप्यूटर में एक्यूरेसी भी होती है, और कंप्यूटर में डाटा को स्टोरेज मतलब डाटा स्टोरेज भी होती है, जहाँ पे डाटा जो डेटा है वो स्टोरेज किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो इंटेलिजेंट कोशेंट होता है, जिसको IQ बोलते हैं, यह एक बुद्धि को जो मापने का एक मतलब एक तरह से फॉर्मूला वगैरह होता है, ये टेक्निक होती है, तकनीक IQ। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये मस्तिष्क से जो उसका अनुमान लगाया जाता है ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, इंटेलिजेंस का अनुमान लगाया जाता है, ये इससे रिलेटेड है, ये कंप्यूटर का भाग नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 29 अप्रैल। जो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है वो 29 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखिए 27 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 27 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय कहानी दिवस, विश्व पशु चिकित्सा दिवस, और जो नागरिक उड्डयन ब्यूरो है उसका स्थापना दिवस। इन तीनों का स्थापना दिवस मनाया जाता है 27 अप्रैल को। तो ये याद रखना, कहीं आने वाले एग्जाम में इनमें से प्रश्न बन जाए। अच्छा, 30 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 30 अप्रैल को मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस। जो भारत में जो मतलब जो चिकित्सा के क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना है आयुष्मान भारत योजना, वो 30 अप्रैल के दिन ही शुरुआत हुई थी इसकी, इसलिए 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा औपचारिक रूप से भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1957। ठीक है, 1957 में जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भारत के पहले परमाणु रिएक्टर, जिसका नाम था अप्सरा, क्या था इसका नाम? अप्सरा था, इसको उद्घाटित किया था, मतलब इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, ऑफिशियली रूप से इसको उस समय उद्घाटित किया था 1957 में हमारे उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए, जो अप्सरा परमाणु रिएक्टर था वो भारत के साथ साथ एशिया का भी पहला परमाणु रिएक्टर था। जो अप्सरा था वो भारत के साथ साथ एशिया का भी पहला परमाणु रिएक्टर था, जिसका उद्घाटन 20 जनवरी 1957 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? 20 जनवरी 1957 को। ठीक है, इसकी स्थापना भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको बार्क भी बोला जाता है, BARC शॉर्ट में बोला जाता है, भाभा अनुसंधान परमाणु केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC, इसने इसकी स्थापना की थी। और यह मुंबई के ट्रॉम्बे परिसर में स्थित है। जो BARC है इसका जो मुख्यालय कहाँ है? ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जो अली बंधु थे, उन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, खिलाफत आंदोलन है वो ब्रिटिश भारत में भारतीय मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया एक राजनीतिक अभियान था। खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि उस समय जो तुर्की का खलीफा था, उसका अंग्रेज़ों ने अपमान किया था, उसको खलीफा के पद से निष्कासित कर दिया था। ठीक है, तो इसी से रोष आ गया मुसलमानों में और इन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। इस्लाम के खलीफा के रूप में ओटोमन सुल्तान के अधिकार को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला गया। मतलब ब्रिटिश सरकार पर भारत के क्या पूरे दुनिया के मुसलमानों ने दबाव डाला कि हमारे जो खलीफा को पद से हटाया गया है उसको दोबारा से वही अधिकार दिए जाएं। ठीक है, तो इसके लिए उस पर अंग्रेज़ों पर इन्होंने दबाव डाला खिलाफत आंदोलन के तहत। तो इसका नेतृत्व किया था अली बंधु ने। अली बंधु कौन कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों भाई थे। इन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। और जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, इन्होंने भी इसमें नेतृत्व किया, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। ठीक है,
यह आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था और जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, गांधी जी ने जो 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था, कहीं ना कहीं इससे भी इस आंदोलन को बल मिला था। भाई जो गांधी जी ने भी 1900 इसके अगले ही वर्ष अपना एक आंदोलन चलाया, तो इस आंदोलन के लोगों को भी इससे थोड़ी प्रेरणा मिली। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के उस अंग की पहचान कीजिए जिसे 1994 में निलंबित किया गया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, न्यास परिषद। जब वो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 25 अक्टूबर 1945 को, तो उस समय इसके कुल 6 अंग थे। कितने अंग थे? इसके कुल 6 अंग थे, लेकिन 1994 में इसका जो एक अंग था न्यास परिषद, इसको निलंबित कर दिया गया, मतलब इसको एकदम एक तरह से ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, इसकी उस समय ज़रूरत महसूस नहीं हुई, तो इसलिए इसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, कब? 1994 में। तो वर्तमान में बात करें कि इसके टोटल कितने जो कार्यरत इसके संघ हैं, तो वो हैं टोटल 5। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना मैंने बताया 25 अक्टूबर 1945 को हुई थी। उसके अधिकार पत्र पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं और विश्व के लगभग सारे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राष्ट्र इसमें शामिल हैं। ठीक है, इसकी संस्था की जो स्थापना हुई थी उस समय इसकी संरचना में टोटल 6 इसके अंग थे। वो 6 अंग कौन कौन से थे? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, इकोसोक बोलते हैं जिसको, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद। ठीक है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद को 1994 में इसको निलंबित कर दिया गया। ठीक है, तो ये इसके कुल 6 अंग हैं। अगला प्रश्न है कि माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, व्यापार का संतुलन। माल का जो निर्यात और आयात एकदम बैलेंस बना रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको व्यापार का संतुलन बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चीन। जो चीन है वो संयुक्त राष्ट्र परिषद का स्थायी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र परिषद के टोटल कितने सदस्य हैं? टोटल 15 सदस्य देश हैं, जिसमें से 10 इसके अस्थायी हैं, मतलब जिनका जो कार्यकाल है वो केवल 2 वर्ष का होता है, और इसके जो 5 हैं वो स्थायी हैं, मतलब जो जब से ये इलेक्ट हुए हैं, तब से बने हैं, तब से वो यही रहेंगे। अच्छा, 5 इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? एक तो हो गया रूस, फ्रांस, USA, चीन और इंग्लैंड, UK। ठीक है, ये 5 इसके सदस्य देश हैं, 5 इसके स्थायी सदस्य देश हैं, जिनको कि वीटो पावर प्राप्त है। क्या प्राप्त है इनको? वीटो पावर इनके पास है। ठीक है, रूस, फ्रांस, USA, चीन, UK। देखिए जो संयुक्त राष्ट्र का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड जो प्रश्न है, वो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, 4 जनवरी को पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट के पेपर में, और इसमें 5 जनवरी की पहली शिफ्ट में, तीनों शिफ्ट में ही इससे प्रश्न बना है। इससे क्या पता चल रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र है, या कह दें कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इससे प्रश्न बनते हैं। ये हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा रहा है, उसमें रेलवे NTPC के में। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको कि याद रखना है। ठीक है, इसको तैयार करना है यूनाइटेड नेशन को, संयुक्त राष्ट्र को। ठीक है, तो चलिए आगे अगला प्रश्न है कि सेट्स ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सवा नकवी। सेट्स ऑफ सैफरन पुस्तक की लेखक हैं ये। ठीक है, अच्छा बात करें अरुंधति रॉय की। जो अरुंधति रॉय हैं वो हमारे भारत की एक मतलब फेमस लेखिका हैं। इनको जो भारत मतलब पहली भारतीय महिला थी, या पहली भारतीय जिनको कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था। ठीक है, जो अरुंधति रॉय ही थी वो। ठीक है, देखिए अरुंधति रॉय का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है सुजाना अरुंधति रॉय। इनका जन्म 24 नवंबर 1961 को हुआ था, और यह एक भारतीय लेखिका हैं। कैसी लेखिका हैं? यह एक भारतीय लेखिका हैं। इनका एक बड़ा ही फेमस उपन्यास है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और यह लगभग काफ़ी सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, यह इससे रिलेटेड काफ़ी सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, और आगे पूछे जाने की भी संभावनाएं रहेंगी। ठीक है, यह कब इन्होंने प्रकाशित किया था 1997 में, और इसी के लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला था। ठीक है, जिसको कि पाने वाली पहली भारतीय थी ये।
ठीक है। यह मानवाधिकार और पर्यावरण कारणों से जुड़ी एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी रही हैं जो अरुंधति रॉय हैं, और इनको 2024 में पेन पिंटर पुरस्कार दिया गया है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, करंट से रिलेटेड है कि जो 2024 का जो पेन पिंटर पुरस्कार है वो किसको मिला है, वह सुजाना अरुंधति रॉय को दिया गया है, और यह इंग्लिश पेन के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, कौन सा, पेन पिंटर पुरस्कार। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्पेनिश ला लीगा का खिताब 2019-20 किसने जीता था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रियल मैड्रिड CF। ये उस समय की करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि स्पेनिश ला लीगा जो 19-20 में हुआ था उसका खिताब किसने जीता था। तो इसका खिताब जीता था रियल मैड्रिड CF ने, जो कि एक मतलब स्पेन की टीम है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तमिल नववर्ष को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वरुसा पिरप्पू। जो तमिल नववर्ष होता है इसको वरुसा पिरप्पू के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, वरुसा पिरप्पू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि विभिन्न राज्यों के जो नए जो विभिन्न राज्यों में नववर्ष मनाए जाते हैं वो किस किस नाम से और कब मनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए जो विषु नववर्ष है वह एक मलयाली नववर्ष है। मलयाली मतलब केरल राज्य का। ठीक है, विषु मलयाली नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, और इसे केरल राज्य के साथ साथ दुनिया भर के मलयाली लोगों द्वारा, मतलब वह लोग जो मलयाली भाषा बोलते हैं उनके द्वारा विषु नववर्ष को मनाया जाता है। ठीक है, और यह कब मनाया जाता है, जो अंग्रेजी ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है जिसका हम जो मतलब 1 जनवरी को नई साल मनाते हैं, उस कैलेंडर के अनुसार यह अप्रैल के मध्य माह में मनाया जाता है। ठीक है, अप्रैल के मध्य में यह मनाया जाता है। कौन सा, विषु, जो कि मलयाली लोगों द्वारा मनाया जाता है। केरल के साथ साथ जो दुनिया भर के जितने भी मलयाली लोग हैं, जितने भी मलयालम भाषा का यूज करने वाले लोग हैं, उन सबके द्वारा इस नववर्ष को मनाया जाता है। कौन सा नववर्ष, विषु नववर्ष, जो कि अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा गुजराती नववर्ष भी है जिसको वेस्टु बरास बोला जाता है। गुजराती राज्य का नववर्ष है वेस्टु बरास के नाम से, और यह कब मनाया जाता है, अन्नकूट पूजा के दिन मनाया जाता है। अन्नकूट पूजा मतलब जिस दिन हम लोग जो गोवर्धन महाराज है उसकी पूजा करते हैं उस दिन इसको मनाया जाता है। ठीक है, वहीं पर गुजरात में जो नववर्ष तब मनाया जाता है जिसे गोवर्धन पूजा भी कहा जाता है। जो अन्नकूट पूजा को गोवर्धन पूजा भी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा उगादी बड़ा ही फेमस है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। जो उगादी नववर्ष है यह एक हिंदू नववर्ष है जो भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, यह नववर्ष का त्यौहार है जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में मनाया जाता है। ठीक है, उगादी शब्द का अर्थ होता है नया युग। उगादी का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ही होता है नया युग। ठीक है, इसलिए इस दिन नववर्ष जो मनाया जाता है उसको उगादी बोलते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में पड़ता है। जो हमारे यहाँ पे जो हिंदू नववर्ष जिसको कि चैत्र बोलते हैं, ठीक है, चैत्र का समय पे यह पड़ता है मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में। ठीक है, जिसको कि उगादी बोलते हैं, और यह प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर क्षेत्र में LIFO का क्या अर्थ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। LIFO का क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और यह किससे रिलेटेड है, यह कंप्यूटर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है यह कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथक आंध्र के लिए आंदोलन को क्या कहा गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विशालांध्र आंदोलन। जो पृथक आंध्र प्रदेश की लोगों ने मांग की थी कि तेलुगु लोगों के साथ बड़ा ही मतलब भेदभाव हो रहा है, तो आंध्र प्रदेश के लोगों ने की थी कि हम तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग से राज्य बनाया जाए। तो इसके लिए आंदोलन हुआ था जिसको विशालांध्र आंदोलन बोला गया था। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखिए। इस आंदोलन का नेतृत्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था। जो विशालांध्र आंदोलन हुआ था आंध्र प्रदेश में, इसका नेतृत्व किया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने। ठीक है, और इस आंदोलन क्यों हुआ था, जैसे कि मद्रास के जो लोग थे, तेलुगु भाषी लोग थे, जो तेलुगु भाषा बोलने वाले थे, वो ये कह रहे थे कि हम लोगों के साथ जो तेलुगु भाषी लोग हैं उनके साथ बड़ा ही भेदभाव हो रहा है। इनको ना ही किसी नौकरी में बराबर समानता दी जा रही है, ना ही राजनीति में इनको दी जा रही है, ना ही किसी सांस्कृतिक जो समारोह वगैरह होते हैं उनमें इसको कोई समानता दी जा रही है। इसलिए इन लोगों ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया कि हम लोगों के साथ, तेलुगु भाषी लोगों के साथ बड़ा ही अन्याय हो रहा है। ठीक है, और इसी आंदोलन की वजह से 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य से आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया।
भाई आंदोलन बड़ा ही इसने उग्र रूप ले लिया। तो इस वजह से 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य से क्या हुआ कि जो आंध्र है उसको अलग कर दिया। ठीक है, और 1 नवंबर 1956 को आंध्र राज्य का विलय हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी हिस्से में कर दिया गया। भाई जो आंध्र था उसको हैदराबाद राज्य के जो जितने भी तेलुगु भाषी लोग थे और आंध्र के तेलुगु भाषी लोगों से उन सब का इसमें विलय कर दिया गया। ठीक है, और इस प्रकार एक राज्य बना जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य 1956 में आंध्र और हैदराबाद के जो तेलुगु भाषी क्षेत्र थे, जो तेलुगु भाषा बोलने वाले क्षेत्र थे, उनका विलय करने से बना था आंध्र प्रदेश। ठीक है, और सभी को पता है कि जो आंध्र प्रदेश है वो कैसे राज्य बना था, है भाषाई के आधार पर बना था। कब बना था? भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। और ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत का पहला राज्य जो कि भाषा के आधार पर बना था वो है अपना आंध्र प्रदेश। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी किसे बनाया गया? आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद को बनाया गया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। जो पौधों में जो प्रोटीन और अन्य जो यौगिक होते हैं उनका संश्लेषण में नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन का, पौधों में प्रोटीन के संश्लेषण में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है? मतलब कुछ ऐसे जीव जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके अपना खाना स्वयं बनाते हैं। कैसे जीव? जो अपना खाना जो उसमें से वायुमंडल में से, वातावरण में से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का यूज करके अपना खाना स्वयं बनाते हैं, उन जीवों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है स्वपोषी। उन जीवों को क्या बोला जाता है? उन जीवों को स्वपोषी बोला जाता है। मतलब जो अपना पोषण खुद करते हैं। ठीक है, अपने लिए खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जो स्वपोषी होते हैं जिसमें जीव अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं, जैसे सभी हरे भरे पौधे हो गए। जितने भी जो हरे भरे पौधे हैं, पेड़ पौधे, वो सभी अपना भोजन है वो स्वयं निर्मित करते हैं। किसके? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से। किससे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से, जिसमें पानी की जरूरत होती है, पानी लेते हैं वो, वातावरण से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, और जो सूर्य का प्रकाश होता है वो, इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इसके माध्यम से जो वृक्ष, जो हरे भरे पौधे होते हैं, वो अपना भोजन का निर्माण है वो खुद करते हैं। ठीक है, अच्छा, मृतोपजीवी कौन होते हैं? वे जीव जो मृत या सड़े गले पौधों या जानवरों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं करते, लेकिन वो क्या करते हैं कि जो मरे हुए पेड़ पौधे होते हैं उन पर निर्भर होते हैं, उनसे अपना भोजन है प्राप्त करते हैं, उनको बोलते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी जैसे कि कवक हो गया, खमीर हो गया, मशरूम हो गया और जीवाणु हो गया। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा बरसात के समय पे देखना कोई ज़्यादा मतलब नमी वाला स्थान होगा या कोई सड़ी गली चीज़ वहाँ पे पड़ी होगी, तो वहाँ पे एक ऐसा मशरूम टाइप सा उगाता है, ऐसा मशरूम टाइप सा वहाँ पे उग जाता है, उसको वो मृतोपजीवी होते हैं। मतलब सड़ी गली चीज़ों पर अपना भोजन वहाँ से प्राप्त करते हैं, तो वो मृतोपजीवी होते हैं। ठीक है, जिसको कि कुकुरमुत्ता बोला जाता है। ठीक है, मशरूम के आकार का होता है। ठीक है, बरसात के टाइम पे अक्सर देखा होगा। अगला प्रश्न है कि राउरकेला स्टील प्लांट की शुरुआत भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली ब्लास्ट फर्नेस के उद्घाटन के साथ, पहली जो ब्लास्ट फर्नेस हुई थी उसके उद्घाटन के साथ कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1959 में। जो राउरकेला स्टील प्लांट है उसका निर्माण, उसका उद्घाटन कब हुआ था? उसका उद्घाटन हुआ था 1959 में। ठीक है, राउरकेला, और यह कहाँ है? यह उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ पे है? यह उड़ीसा में। और उसका जो निर्माण हुआ था वो जर्मनी की सहायता से हुआ था। किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जो राउरकेला स्टील प्लांट है वो भारत के उड़ीसा राज्य के राउरकेला में एक सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित एकीकृत स्टील प्लांट है। तो राउरकेला कहाँ स्थित है? उड़ीसा के राउरकेला क्षेत्र में। ठीक है, इसकी स्थापना 3 फरवरी 1959 को किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से हुई थी। कब हुई इसकी स्थापना? कब हुई थी? 1959 में, और जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो संचालन है, स्टील प्लांट का संचालन कौन करता है? सेल, SAIL, शॉर्ट में इसको सेल बोला जाता है, मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसका संचालन करता है। और जो राउरकेला में जो स्टील प्लांट है
यह कब निर्मित हुआ था? दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। कब? दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत इसका स्थापना हुई थी इसकी। अगला प्रश्न है कि विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर में फ्यूज। जो फ्यूज है वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है, ठीक है, जो विभिन्न जो विद्युत सुरक्षा उपकरण होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव समाज के प्रतीक के रूप में किसे माना जाता था जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करेगा? ठीक है, मतलब उस समय जो मानव समाज का प्रतीक किसे माना जाता था जो कि मशीनों और टेक्नोलॉजी से अलग था। मतलब भारतीय राष्ट्रीय जो उस समय के आंदोलन हुए थे उसमें मशीनों और जो टेक्नोलॉजी जितनी प्रौद्योगिकी चली थी उन सब से वो अलग था, उनका महिमामंडन नहीं कर रहा है वो, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चरखा। उस समय जो चरखा था जो महात्मा गांधी का एक मतलब आंदोलन का एक हथियार था। क्या था? एक हथियार था जो चरखा था, इसलिए उस समय का ये मानव समाज के प्रतीक के रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया था या किस बैंक में हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक इन दोनों का विलय कर दिया गया। ये उस समय की करंट का प्रश्न है क्योंकि देना बैंक और विजया बैंक का विलय उसी समय मतलब 1 अप्रैल 2019 में 1 अप्रैल 2019 में इसका विलय हुआ था इन दोनों बैंकों का, BOB मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ था 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्लॉटर। जो प्लॉटर है वो कैसा डिवाइस है? वो एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। वो एक कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। और ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। लाइट पेन हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, टच स्क्रीन हो गई, ये तीनों कैसे डिवाइस हैं? ये इनपुट डिवाइस हैं। और जो प्लॉटर है वो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में देखते हैं। देखो कुछ इनपुट डिवाइस हैं जिसमें कि गेम कंट्रोलर हो गया, वेबकैम हो गया, कीबोर्ड, चूहा जिसको कि माउस बोला जाता है, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, स्कैनर और टच पैड। ये क्या है? ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। अच्छा, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? मॉनिटर है, डिस्प्ले प्रिंटर है, स्पीकर्स हैं, हेडफोन है, ईयरफोन है, प्रोजेक्टर, डिस्प्ले, टच स्क्रीन, ये सभी कैसे हैं? ये आउटपुट डिवाइस हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का 100वां अंतरिक्ष मिशन कब शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 2012 में। जो भारत का 100वां अंतरिक्ष मिशन शुरू हुआ था वो सितंबर 2012 में हुआ था, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कुलीन जमींदारी शैली के पतन के बारे में जो सत्यजीत रे हैं, इनकी प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जलसागर। जो जलसागर मूवी है वो किसकी है? सत्यजीत रे की। जो कुलीन जमींदारी शैली थी, जो उस समय की जो जमींदारी प्रथा थी उसके बारे में यह उजागर करती है, उसके बारे में यह बताती है। कौन सी? जलसागर। और यह किसकी है? यह सत्यजीत रे की है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1913 में साहित्य का नोबेल जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो उनको 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और यह पहले भारतीय थे जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिला था। और यह भारतीय होने के साथ साथ पहले एशियाई भी थे, मतलब पहले एशियाई व्यक्ति भी थे ये जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो ये पूछा जाए कि पहले एशियाई व्यक्ति कौन थे जिनको कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर और वो पहले भारतीय भी थे। और कब मिला था इनको? 1913 में। और किसके लिए मिला था? इनकी एक फेमस बुक है गीतांजलि, इसके लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। देखिए बात करें साहित्य के नोबेल पुरस्कार की 2024 का, जो कि किसको दिया गया? यह दिया गया हांगकांग। जो हांगकांग एक दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं, यह इनको दिया गया 2024 का नोबेल पुरस्कार। जो हांगकांग है वो साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली दक्षिण कोरियाई महिला है, पहली दक्षिण कोरियाई
वो पहली एशियाई महिला, मतलब साहित्य के क्षेत्र में पहली एशियाई महिला हैं जिनको कि यह पुरस्कार दिया गया। कौन? हांगकांग। और पहली दक्षिण कोरियाई महिला भी हैं। ठीक है। अच्छा, 2023 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला साहित्य का? वो मिला था जॉन फासे को। नॉर्वे के लेखक हैं जॉन फासे, इनको 2023 का नोबेल दिया गया था। ठीक है। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक और पहले एशियाई बने थे। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है चेन्नई। जो चेन्नई बंदरगाह है वो पूर्वी तट पर स्थित है और यह भारत के सबसे पुराने जितने भी आर्टिफिशियल बंदरगाह हैं, आर्टिफिशियल हार्बर हैं, उनमें से यह एक है। ठीक है। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। देखिए, जो चेन्नई बंदरगाह है जिसको पहले मद्रास बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता था, मतलब चेन्नई बंदरगाह को पहले मद्रास बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता था। और यह बंदरगाह मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बाद, मतलब मुंबई का बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। ठीक है। और जिसे न्यावा सोबा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को न्यावा सोबा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। यह बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह है। जो चेन्नई बंदरगाह है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह भारत के 12 प्रमुख बंदरगाहों में से तीसरा सबसे पुराना बंदरगाह है। भारत के जितने भी 12 बंदरगाह हैं प्रमुख, उनमें से तीसरा यह सबसे पुराना बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह। ठीक है। अब बात करें कांडला बंदरगाह की, जो कि गुजरात में है, जिसका नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह। जो कांडला बंदरगाह है इसका नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह, जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में। अच्छा, विशाखापट्टनम बंदरगाह की बात करें तो यह भारत के जो 12 प्रमुख बंदरगाह हैं उनमें से एक है और आंध्र प्रदेश का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है। अब विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है और आंध्र प्रदेश का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है। जो पारादीप बंदरगाह है वो उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में, और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो चेन्नई बंदरगाह है जिसका दूसरा नाम मद्रास बंदरगाह भी है। ठीक है। और यह भारत में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बाद दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है और जवाहरलाल नेहरू का दूसरा नाम न्यावा सोबा है। कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल बंदरगाह है और यह गुजरात में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है और पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मन के जैसी संरचनाओं को क्या बोला जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बीजांड। जो फूलों का जो अंडाशय होता है यहाँ पे नीचे, जैसे ये फूल हो गया ये, तो यहाँ पे जो अंडाशय होता है यहाँ पे छोटे छोटे होते हैं, वहाँ पे मन के टाइप, इनको बीजांड बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? बीजांड। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, ये रही पुष्प की फूल की संरचना। ठीक है। देखिए, पुष्प की संरचना है, इसमें एक तो स्त्री केसर होता है प्रमुख और एक होता है पुंकेसर। स्त्री केसर के कौन कौन से भाग हैं? वर्तिकाग्र हो गया, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है और ये अंडाशय, यहाँ ये है अंडाशय। तो ये तीनों क्या हैं? ये तीनों स्त्री केसर के भाग हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा स्त्री केसर का भाग नहीं है या इनमें से कौन सा स्त्री केसर का भाग है। तो इन तीनों को याद रखना है, ये तीनों स्त्री केसर के भाग हैं। जब पुंकेसर के भाग कौन कौन से हैं? एक तो परागकोश, ये जो परागकोश हैं ये पुंकेसर के ही भाग हैं, और जो पुंतंतु, ये जो पुंतंतु है ये भी पुंकेसर का भाग है। ठीक है। तो ये परागकोश और पुंतंतु पुंकेसर का भाग है और वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये स्त्री केसर का भाग है। देखिए, ये रहा, यहाँ पे जो अंडाशय में ये छोटे छोटे मन की जैसी जो आकृति होती है, छोटी सी मन की जैसी आकृति है, इसको बीजांड बोला जाता है। ठीक है। ये पुष्पासन है ये वाला, और ये बाहरी दलपुंज है। बाहरी दलपुंज मतलब जो बाहर की जो ग्रीन ग्रीन जो पत्तियाँ हैं इनको बाहरी दलपुंज बोला जाता है। और ये पुष्प व्रंत है, मतलब फूल को जो पकड़ने वाली ये जो डंडी सी होती है इसको पुष्प व्रंत बोला जाता है। ठीक है। तो ये एक फूल की संरचना है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लंदन में आए हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। देखिए, जो
3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने अपना एक प्रतिनिधि भेजा था। भाई दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही कांग्रेस ने पहली बार अपना प्रतिनिधि भेजा था। और किसे भेजा था? महात्मा गांधी को। तीनों गोलमेज सम्मेलन में से केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही महात्मा गांधी भाग लेने गए थे, और जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसके बाद गए थे। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो यह 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक हुआ था। तो पहला गोलमेज सम्मेलन है वो 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में हुआ था। तीनों ही गोलमेज सम्मेलन हालांकि लंदन में हुए थे। ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को लंदन में हुआ था। कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, जिसमें कांग्रेस की ओर से नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। भाई कांग्रेस ने केवल दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था जिसके नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी थे, कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता। इस सम्मेलन में महिलाओं भी प्रतिनिधि महिलाओं का भी नेतृत्व किया था। किसने किया था? सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट, इन दोनों ने इसमें भाग लिया था। और एनी बेसेंट ने महिलाओं का नेतृत्व किया। किसने किया था? एनी बेसेंट ने इसमें महिलाओं का नेतृत्व किया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। और यह सम्मेलन सांप्रदायिक के कारण ऐसा असफल रहा था जिससे गांधी जी ने वापस भारत आकर इससे पहले जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो उसके बाद जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, इरविन ने कुछ गांधी जी के सामने कुछ मांगें रखी, गांधी जी ने इरविन के सामने कुछ मांगें रखी, तो शायद उनको पूरा होने के प्रयास से शायद उनको ऐसा लग रहा था कि ये मांगें पूरी हो जाएगी। इसी के चलते महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। लेकिन वहाँ पे जो सांप्रदाय का मुद्दा छिड़ा और वहाँ पे सब तहस नहस हो गया, इसलिए गांधी जी ने वहाँ से वापस आकर दोबारा से अपना जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो शुरू कर दिया। कब? 1932 में। ठीक है। और जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 के बीच लंदन में हुआ था। ठीक है। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। पहला 1930 से 1931 तक, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। ठीक है। और कांग्रेस ने केवल दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था। और ये प्रश्न और बनता है कि एकमात्र ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने कि तीनों ही सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो थे B.R. अम्बेडकर। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है कि सामान्य स्थितियों में अम्ल की क्रिया से आमाशय के आंतरिक भाग की रक्षा कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, श्लेष्म। जो श्लेष्म है वो क्या करता है कि आमाशय के आंतरिक भाग की रक्षा करता है अम्ल की क्रिया से। ठीक है। किसकी क्रिया से? अम्ल की क्रिया से श्लेष्म है वो आमाशय की रक्षा करता है। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने डिस्कस किया था NTPC का 5 जनवरी को जो 2021 की पहली शिफ्ट का पेपर हुआ था उसके बारे में। तो हमने प्रश्न के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्टर बन सकते हैं उन सब के बारे में भी हमने इसमें देखा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो के फीडबैक ज़रूर दें, कंटेंट का फीडबैक ज़रूर दें इसके कमेंट बॉक्स में। ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। अगर आप लोग चाहते हैं इसमें मेरा जो कंटेंट देने का तरीका है या मेरा जो कंटेंट है इसमें कुछ सुधार करना, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट ज़रूर कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। ठीक है। धन्यवाद।